ब्रूटल ट्रूथ जो इंडिया में लोगों को बिलीव नहीं करना, बट इट्स ट्रू। छोटी छोटी बच्चियों को वो लोग 12 साल की 10 साल की और उसे फोर्स किया गया, मारा गया, दारू पिलाई गई। 30, 40, 50 क्लाइंट्स अटेंड करवाते हैं पर डे। सो नाउ यू कैन इमेजिन अबाउट हर बॉडी। नो, वो तो डेड बॉडी की जैसे है। एक दीदी मुझे कहानी बताती है, कहती मैम हम टॉयलेट का फ्लश होता है ना, उसमें थैली में पैक करके रोटी छिपाते थे कि पूरे दिन खाना नहीं मिलेगा पूरी रात। जब तक कस्टमर नहीं अटेंड करोगे तब तक खाना नहीं मिलेगा। आज के एपिसोड में हमारी गेस्ट है गीतांजलि बब्बर, फाउंडर ऑफ कथकथा, जो सेक्स वर्कर्स को रेस्क्यू करने में और उनकी लाइफ बेटर बनाने में हेल्प करती हैं। आज हम उनसे जानेंगे ये सब स्टार्ट कैसे होता है, लड़कियां सिस्टम में ट्रैप कैसे हो जाती है, उनको रेस्क्यू करना इतना डिफिकल्ट क्यों हो जाता है, और क्या सेक्स वर्क को लीगलाइज करना इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बन सकता है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग, सेक्स एक्सप्लॉयटेशन, रेप्स, जिन जिन कंट्रीज में प्रोस्टिट्यूशन इलीगल है वहाँ पे 11% है क्राइम, एंड जिनमें लीगल है वहाँ पे सिर्फ 3%। हमारी दीदीज भी बोलते हैं जीबी रोड पर कि हम हैं तो तुम्हारे रेप नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं निकल पाते हैं अब जिसको निकलना हो वहाँ से? ब्रेन उनका इस तरीके से हमने ट्रॉमाटाइज कर रखा है कि वो सोच भी नहीं पाते हैं। पुलिस हेल्प नहीं करती। पुलिस पार्ट है इस पूरे प्रोसेस। एक पुलिस वाली थी जो काम करने की कोशिश कर रही थी तो उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है। इनके जो बच्चे हो जाते हैं अब सोसाइटी कैसे उसको ट्रीट करती है? मैंने बहुत स्कूल्स के दरवाजे खटखटाए थे। हिंट्स आते हैं ये क्यों करते हैं ऐसा? कुछ लड़कों को तो ऐसे होती है कि रोज जाना ही जाना है मुझे कोठे में। कॉलेज के तो बहुत लड़के देखती हूँ मैं, जरे बर्थडे बनाने चला कोठे में चलते हैं। रियली? मैंने तो 14-15 साल के लड़कों को भी स्कूल यूनिफॉर्म पर आया था। 15 साल का लड़का? हाँ, और 200 रुपए लेकर आया था। कास्ट कम्युनिटीज में ज्यादा होता है क्या? जम्मू कश्मीर की मैंने कोई लड़की नहीं देखी। मैंने पंजाब से कोई लड़की नहीं देखी जीबी रोड पर। टॉप सिटीज या स्टेट्स? वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश। ऐसा क्या देखा इंडिया में दैट ब्रोक यू? हम इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, हम हाईवेज दिखा रहे हैं, बट आप चलो मेरे साथ कोठे में और फिर आपको एक्चुअली शहर की असली स्थिति दिखेगी। टेल मी द मोस्ट डर्टीएस्ट इनह्यूमन एक्ट्स जो लड़कों ने किए हैं विद दीस गर्ल्स। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपके लिए इसी तरह से और इंसाइटफुल और बेहतर पॉडकास्ट बनाते रहें। एंड इस पूरे शो का ऑडियो एक्सपीरियंस स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है जहां पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एंजॉय द शो। ऐसा क्या देखा इंडिया में दैट ब्रोक यू कंप्लीटली? एक्चुअली सिर्फ इंडिया में नहीं बोलूंगी राज, आई हैव ट्रैवल्ड अक्रॉस। जिसने मुझे हिला दिया है वो एक्चुअली उस लड़की की सोल है, विच इज सिमिलर इन एवरी प्लेस। हो सकता है कि वो ऑस्ट्रेलिया के बहुत ही फैंसी ब्रॉथल में काम कर रही थी, या वो न्यूयॉर्क के एक बहुत ही फैंसी स्ट्रिप क्लब में आपको स्टेज पर लग रहा होगा कि ओ शी इज डूइंग आउट ऑफ हर ओन चॉइस, एंड रीनो में वो बहुत ही स्मार्ट दिख रही हैं और वो खड़ी हैं सड़क पे। बट व्हेन आई मेट दैट गर्ल फ्रॉम इन रीनो द अदर डे, मैं मतलब फॉर मी दैट इज़ एन अनफॉरगेटेबल मोमेंट। मैं गाड़ी में थी और मैं जिनके साथ गई और रात में हम उससे मिले, एंड शी वॉज वेरी फैंसी एंड वेयरिंग अ नाइस ड्रेस एंड बहुत अच्छी दिख रही थी। और मुझे लगा यार इंडिया में तो कितनी बुरी हालत है लड़कियों की, यहाँ पर तो कितने अच्छे से रह रहे हैं। एंड शी स्माइल्ड जिनके साथ में थी, और नेक्स्ट मॉर्निंग उनको कॉल आया उसी लड़की से, आई नीड यू। और हम भागे उसको देखने के लिए। वो इतनी बुरी हालत में थी, उसके बाल पूरे फैले हुए, अड़े हुए एक तरीके से, एंड आई हैड समथिंग इन माई बैग टू ईट, आई थिंक हाफ बर्गर कुछ ऐसा सा था। उसको इतनी भूख लग रही थी कि उसने ऐसे पीछे देखा, बोला डू यू हैव समथिंग टू ईट, एंड मैंने बोला इट्स ऑलरेडी ईटन। हाँ, उसने एक बाइट में वो खा लिया और मेरा ब्रेन नहीं प्रोसेस कर पाया कि ये क्या हुआ रात में ना। एंड देन वो उन जिनके साथ मैं काम करने गई थी 1 महीने के लिए, उनकी एक उन्होंने रूम बना रखा था जहाँ पे वो लोग लड़कियों को लेकर जाते थे, एंड दे कैन पिक अप स्टफ, अच्छे कपड़े, वंस अ मंथ दे विल टेक द गर्ल देयर, एंड दे टुक हर देयर, शी पिक्ड अप राशन एंड एवरीथिंग। और वो ऐसे उठा रही थी कि मुझे लग रहा है यार, मतलब इट वॉज वेरी कन्फ्यूजिंग। फिर मैंने बाद में उस बंदी से पूछा कि हाउ इज दिस पॉसिबल, शी वॉज लुकिंग सो कॉन्फिडेंट, सो हैप्पी लास्ट नाइट, एंड शी सेड शी वॉज ड्रग्ड completely. She was not in her senses last night. And the person who drugged her, he was looking at her from the roof. And the person who drugged her, he was looking at her
from the roof. He was keeping an eye on her. And अब जब वो होश में आ रही है तब उसको समझ में आ रहा है एंड शी हैज नथिंग इन हर हाउस. उसके पास पानी भी नहीं था पीने के लिए घर पे. पानी तक हम लोग लेकर गए थे. बट हम जब रात को जाएंगे उस लड़की के पास एज अ कस्टमर बन के तो हमें लगेगा ओ मैं तो एक ऐसी जगह पर आया हूँ सेक्स खरीदने जहाँ पे इट्स लीगल, जहाँ पे लड़की अपनी चॉइस से कर रही है. एंड द सेम कंडीशन इज इन दिल्ली ऑल्सो. आपको दिल्ली के भी कोठों में जब आप चढ़ोगे तो आपको लड़कियां औरतें ऐसी बुलाएंगी आजा आजा आजा. आपको लगेगा यार उनको तो ज़रूरत है तो मैं तो आई एम जस्ट सर्विंग. बहुत सारे लड़के ऐसे आते हैं वो बोलते हैं हम तो सर्व कर रहे हैं. यू आर नॉट सर्विंग, दे आर हियर. और वो आपको आजा आजा बुला रही हैं बिकॉज दैट्स वॉट नाउ दे आर बीइंग टोल्ड, दे आर बीइंग फोर्स्ड टू डू. उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं. आप नहीं आओगे तो उनको खाना नहीं मिलेगा. और अगर वो दुख में करेंगी तो फिर आप उनको लेकर नहीं जाओगे. और आप उनको लेकर नहीं जाओगे तो वो 16, 17, 18 घंटे खड़ी रहेंगी आपकी तलाश में. और फिर वो आपको ना वो उनको सोने को मिलेगा, ना उनको रोटी मिलेगी, ना उनको पानी मिलेगा. तो अल्टीमेटली शी हैज़ टू pretend as if I'm very happy and I will give you all the pleasure and I'll make you happy. Come with me in the room. So I think जो तोड़ता है वो जब दीदीज के साथ और जब आप इन लड़कियों के साथ अलग से बैठते हो ना तब आपको समझ में आता है कि ये दुनिया कितनी झूठी है. तो फिर आर वी लाइंग अबाउट प्रोग्रेस? ऑफ कोर्स. डू यू थिंक कि कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा, एम्पावरमेंट ज़्यादा नहीं हो रही, एक्सप्लॉइटेशन बढ़ते जा रहा है? मैं इसके लिए ऐसा बोलूँगी कि बहुत खोखली है हमारी ज़िंदगी और हमारी दुनिया इस वक्त पे. और हम वी आर ऑल हॉलो. मतलब जैसे बोलते हैं ना कि कंटेंट नहीं है. और कहने को कितना कंटेंट है ना. यू ओपन योर यूट्यूब, यू हैव कंटेंट बट वो एक्चुअली कंटेंट नहीं है. तो हम शायद प्रोग्रेस दिखा रहे हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, हम हाईवेज दिखा रहे हैं, हम बिल्डिंग्स दिखा रहे हैं, हम ये सब कुछ दिखा रहे हैं. बट आप चलो मेरे साथ कोठे में और फिर मेरे से बात करना वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, या वहाँ पे पानी कैसा है, या वहाँ पे हाइजीन कैसा है, या वहाँ पे एजुकेशन कैसा है. आपको एक्चुअली शहर की असली स्थिति दिखेगी. गांधी जी बोलते थे ना अगर किसी देश की आपको सक्सेस देखनी है तो गांव में जाओ. मैं तो बोलती हूँ किसी देश की सक्सेस देखनी है तो स्लम एरिया या फिर एक रेड लाइट एरिया में जाओ. और आपको तब पता चलेगा कि वो शहर, बॉम्बे कहने को शायद बहुत फैंसी सपनों की दुनिया है, पर सपने तो सबके पास है ना. तो फिर उन औरतों के सपनों का क्या? उनके सपने क्यों तोड़ दिए गए बचपन में? तो कमाटीपुरा में ऑलमोस्ट 40-50 हज़ार औरतें होंगी और शायद सबको हीरोइन बनना होगा. सपने तो देखने में कोई टैक्स नहीं लगता. डू यू थिंक कि जो अपर क्लास है, जो मिडिल क्लास, या लाइक रिच पीपल, प्रिविलेज पीपल, सब डिनायल में रह रहे हैं या साइलेंस में रह रहे हैं? उनको इग्नोरेंस में रह रहे हैं कि पता भी नहीं है? आर दे इग्नोरिंग? चीजें चल रही हैं. दे नो, दे जस्ट इग्नोरिंग इट. They know it also. Some people have no clue about it. And some people are denying it. क्या डिनाई करते हैं? कि जैसे बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल करते हैं और बोलते हैं कि उन औरतों को ना अपनी आदत लग गई है ये काम करने की. तू क्या ही कर लेगी. और उन्हें भी पता है कि उस औरत को आदत नहीं है, उसको आदत डाली गई है. मतलब किसी के घर की बेटी या बहू या माँ उठकर नहीं बोलेगी ना कल की चलो मैं ना मेरे को प्रोफेशन चुनना है तो मैं जाके धंधा करती हूँ जीबी रोड पर. सेक्स वर्क एक इंसान ऑप्ट कर सकता है आउट ऑफ देयर चॉइस. बट मैं कोठे में जाकर धंधा करती हूँ, मेरे को नहीं पता. मैंने जीबी रोड पे 99.99 औरतों को देख लिया. मैं मिल ली सबके साथ, हार्ट टू हार्ट हो गया. मुझे एक भी दीदी नहीं मिली जिन्होंने ये बोला हो कि मैं चाहती थी यहाँ आना. नेवर. बट वो सारी औरतें पुलिस स्टेशन में जाकर बोलेंगी कि मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ. क्यों? क्योंकि अगर उसने ये नहीं बोला तो उसकी पिटाई होगी. पुलिस वाले तो मिले हुए हैं. तो अगर उसने कोर्ट में बोल दिया कि मैं तो अपनी मर्जी से नहीं हूँ तो पुलिस वाले ओनर को फ़ोन करेंगे कि कुछ सिखाया नहीं तूने लड़की को. फिर ओनर आके इसको मारेगा. तो ये तो सिस्टम इतना बेकार है हमारा. तो ये डिनायल नहीं है तो क्या है, ये करप्ट नहीं है तो क्या है, ये खोखला नहीं है तो क्या है. नहीं, बट यू सेड कि आप जाके ऐसे रेस्क्यू नहीं कर सकते. हम नहीं करते हैं.
वो हमारी पॉलिसी नहीं है। हमारी नहीं, मतलब policy- ऐसे रेस्क्यू क्यों नहीं कर सकते वैसे? देखो, मेरे को रेड्स और रेस्क्यू ऑपरेशन पे विश्वास नहीं है, क्योंकि मैंने जितना देखा है, जब रेड्स होती हैं हम अपनी औरतों को ये लोग पुलिस स्टेशन में रखते हैं, फिर कोर्ट के आगे पेश करते हैं, फिर वो उनको नारी निकेतन में भेज देते हैं। और जो मैंने नारी निकेतन की कहानियाँ सुनी है जीबी रोड पे, वो मुझे बोलती है मुझे ज़िंदगी भर कोठे में रख लो लेकिन नारी निकेतन मत भेजना। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इतनी गंदगी है। बोलते हैं आपको क्या लगता है नारी निकेतन में हमें धंधा नहीं करवाते हैं? वहाँ पर भी हमें रात रात को नशा देकर भेजा जाता है बाहर। एंड इट्स अ कॉन्ट्रोवर्शियल थिंग। हाँ, पीपल कैन रेज वॉइस अगेंस्ट मी, बट दैट्स व्हाट आई हैव हर्ड फ्रॉम देम। देयर वाज अ दीदी, बहुत खूबसूरत सिंगर थी वो मुजरा करती थी। उन्होंने 10 साल से गाना गाना बंद कर दिया था। व्हेन आई मेट हर, मुझे उनसे यही इंट्रोड्यूस करवाया गया, आज से मैं 10 साल पहले की बात कर रही हूँ, कि बहुत सुंदर गाना गाती है। मैंने कहा दीदी कभी सुनाना मुझे। कहती मैं अब नहीं गाती 10 सालों से। ऐसे क्यों? कहती 10 साल पहले एक रेड में मुझे लेकर गए, मुझे 6 महीने नारी निकेतन में रखा, और तब मेरी भगवान से इस तरीके की, मतलब मैं समझ ही नहीं पाई मेरे साथ 6 महीने क्या हुआ। क्या? कहती मेरा एक रात नहीं बीती जब मुझे वहाँ धंधा नहीं करवाया गया। मेरे को इतना गंदे तरीके से वहाँ रखा गया था। और यहाँ तो फिर भी मैं दिन भर तो अपनी मर्जी कर लेती हूँ, कुछ अपने हंस लेती हूँ, खेल लेती हूँ। वहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पर तो आप हमारे भले के लिए हमें भेज रहे हो, लेकिन वहाँ जो हमारे साथ होता है, कहती मैंने तभी कसम खा ली थी, क्योंकि उनके लिए गाना गाना और मुजरा करना एक भगवान का देन है, इट्स अ गिफ्ट। तो उन्होंने मुझे बोला वहाँ पे मेरी जिंदगी से मेरी उम्मीदें हट गई थी उस नारी निकेतन के 6 महीने में। शी सेड मुझे मरना मंजूर है लेकिन मुझे नारी निकेतन। तो हमारा सिस्टम इतना बेकार है। अगर सिस्टम अच्छा है, अगर हम ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि जब एक दीदी को हम निकालेंगे रेड में, देन वी विल टेक केयर ऑफ हर, वी विल स्टैंड विद हर अनलेस शी फील्स कि मैं वापस से कॉन्फिडेंट हूँ और मैं कुछ कर सकती हूँ। अगर हम वो प्रॉमिस कर रहे हैं देन येस आई एम अप फॉर रेड्स। बट अगर हम ये बोल रहे हैं कि रेड्स करने के बाद हम उनको नारी निकेतन भेज रहे हैं, और फिर क्या होता है, नारी निकेतन से वो वापस कोठे में आती है। जब उसका ख़त्म हो जाता है पीरियड, तो ओनर उसको जाकर बोलता है अब घर तो जा नहीं सकती तू अपने, कि जब वो घर जाएगी तो घर वाले तो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, तो क्या करना है। अब उसके पास तो कोई जगह ही नहीं है, तो वो वापस कोठे में आती है। और फिर वो ज़्यादा गंदी कंडीशन में होती है, क्योंकि ओनर उसके नाम का पैसा देता है। ऐसा बोलते हैं कि मैंने तेरे नाम का पुलिस वाले को 2 लाख रुपए दे दिया है, अब तू मुझे 20%, 30%, 40% वापस करती रही हो। तो उसकी पूरी ज़िंदगी ब्याज में ही निकल जाती है, मूल तक तो वो पहुँचती नहीं है। सो इट्स अ ट्रैप। हमारा सिस्टम इतना। बट कैन यू नॉट डायरेक्टली गो, लेट्स से आप इतनी लड़कियों से बात करते हो, इतनी दीदियों से बात करते हो, तो उन दीदी से बात करके जिनको निकलना है, आप डायरेक्टली नहीं बात करके निकलवा सकते हो डायरेक्ट? यस, तो वो तो हमारा चल ही रहा है। जब एक दीदी बोलती है कि मेरे को अपनी चॉइस से निकलना है, अब क्योंकि हमें 14 साल हो गए हैं कटकथा को काम करते हुए, हमारा काम वहाँ के लोग भी समझ गए हैं। एंड वी वर्क विद ओनर्स ऑल्सो। हम लोगों ने ओनर्स को भी कभी डिफरेंटली नहीं देखा। हमें लगता है कि वो जो ओनर जिनकी मैं आपको कहानी बता रही हूँ, वो भी वहाँ पे मजबूरी से पहुंची थी, तो वी डोंट लुक एट देम डिफरेंटली। और जब हमारा उनसे रिश्ता बनता है और किसी दीदी ने बोला मुझे निकलना है, तो हम ओनर के साथ भी बात करते हैं कि दीदी देखो उसको निकलना है, अब आप मुझे बताओ कि कैसे करोगे। और अब हमारी इतनी रैपो हो गई है कि अभी कोई नई बच्ची भी आती है। अभी रिसेंटली 2 बच्चियाँ आई और दोनों बारी में हमें फ़ोन आ गया ओनर से कि यहाँ बच्चियाँ बिक रही हैं, तुम अभी आ सकते हो तो आ जाओ। एंड वी रीच देयर, तो 2 ओनर्स में लड़ाई चल रही है, मैं लूंगी, और तीसरी ओनर बोल रही है आप इसको ले जाओ, और वो लड़की बाहर है हमारे साथ। बट इट टुक ईयर्स, इट टुक मी 15 ईयर्स, इट टुक आवर टीम 15 ईयर्स, 15 डेज, 15 ईयर्स की इतनी रातें, इतने दिन वहाँ खून पसीना बहाया, तब जाके रैपो बनी है। और हमें लगता है हम रेड मारेंगे, हम निकालेंगे, और फिर हम उनका शुद्धिकरण कर देंगे, उनको कुछ नया सिखा देंगे। उन्हें सिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। जब हम अपनी दीदीज़ को मैं ड्रीम विलेज में देखती हूँ, वी हैव नो वार्डन इन ड्रीम विलेज, दे मेक देयर ओन रूल्स। उन्हें पता है, उन्हें ज़िंदगी हमसे कहीं ज़्यादा पता है कि कैसे जीनी है, तो हम कौन होते हैं उनको सिखाने वाले। इनके जो बच्चे हो जाते हैं, अब जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख लें, सोसाइटी कैसे उसको ट्रीट करती है? नॉर्मल स्कूल्स में एडमिशन हो जाता है? नहीं, मुश्किल होता है बहुत। जब हमने 15 साल पहले शुरू किया था, तो मैंने बहुत स्कूल्स के दरवाजे खटखटाए थे, और काफ़ी अच्छे स्कूल जो कि कहने को
बहुत ही मॉडर्न है, उनके वैल्यू सिस्टम बहुत ही, वो बोलते हैं कि हम मतलब जज नहीं करते, बायस नहीं है। यस है ना, एंड वी वेलकम डाइवर्सिटी है ना, हमारे यहाँ तो गेज भी हैं, हमारे यहाँ तो वी वेलकम, हम ये सब डिस्कशंस करते हैं बच्चों के साथ। उन्होंने आके बोला गीतांजलि मैं एज अ प्रिंसिपल तो शायद रेडी हूँ, बट शायद मेरे टीचर्स नहीं रेडी होंगे। शायद टीचर्स रेडी हो भी जाएंगे पर शायद बच्चे रेडी नहीं होंगे। बच्चे भी शायद रेडी हो जाए लेकिन बच्चों के पेरेंट्स रेडी नहीं होंगे। इन ऑल आप रेडी नहीं हो, बिकॉज अगर आप रेडी होंगे तो आप सबको कन्विंस कर लोगे। यस, आप इतना बड़ा स्कूल चला रहे हो, आप कन्विंस कर लो। एक स्कूल था 15 साल पहले जो कि जीबी रोड से ऑलमोस्ट 45 मिनट्स दूर है, और वो एक एडेड स्कूल था बट बहुत अच्छा स्कूल था। उन्होंने मुझे बोला कि तू अपने बच्चों को भेज, मैं अपने टीचर्स को नहीं बताऊंगा कि इनका बैकग्राउंड क्या है, मैं उनको सिर्फ यही बताऊंगा कि आज तक नहीं पढ़ पाए थे, अब इन्हें पढ़ना है। तो हमारे बच्चे वहाँ गए। 1 साल बाद मेरे बच्चे मेरे पास आए, बोला मैम हम थक गए हैं आइडेंटिटी छुपाते छुपाते। वो मैम अक्सर बोलती हैं तुम्हारी मम्मी क्यों नहीं आती, गीतांजलि क्यों आती है पीटीएम में, ये वो। हमें लगता है अब हमारी टीचर हमें जज नहीं करेगी, हम बता दें कि हम कोठे में रहते हैं। मैंने सर को फ़ोन करा, सर ऐसे ऐसे मेरे बच्चे बोल रहे हैं। तो सर बोलते अगर बच्चों को लग रहा है तो बता दें वो लोग। और उन्होंने जाके बताया, एंड दोस टीचर्स वर सो इमोशनल, क्योंकि उनको उन बच्चों से इतना प्यार हो चुका था कि उनका बैकग्राउंड उनके लिए मैटर नहीं कर रहा था, और उन्होंने इतने अच्छे से उनको रिसीव करा और मेरे बच्चे इतने खुश हो गए। मैम 1 साल से ना हम बहुत भारी महसूस कर रहे थे। टेल मी हाउ डज इट स्टार्ट? एकदम बेसिक लेवल में ज़्यादातर जो लड़कियां इसमें फंस जाती है, कहाँ से स्टार्ट होता है, कैसे उनको फैलाया बुसला जाता है, कौन सी एज में ये स्टार्ट होता है, व्हाट इज़ द साइकिल, व्हाट इज़ द रूट, कैसे पहुँचते लैंड? कोई भी लड़की डायरेक्टली लैंड तो नहीं कर जाती होगी जीबी रोड पे, राइट? या कोई भी, आई डोंट नो, जितने भी ब्रॉथेल एरियाज़ हैं, रेड लाइट एरियाज़ हैं हमारे शहर देश के, तो आती कहाँ से, कौन सी एज में, कैसे आती, कौन भटकाता है? जो बॉलीवुड में दिखाते हैं वही होता है? थोड़ा बहुत बॉलीवुड में थोड़ा और सेंसेशनलाइज कर देते हैं, थोड़ा रोमांटिसाइज कर देते हैं, बट एक्चुअली स्टोरीज कुछ वैसी सी ही। टेल मी बेसिक स्टोरी जो कॉमन हो सब में कॉमन नहीं है राज। अगर मैं 3000 औरतों की बात करूं तो हर एक औरत की कहानी बहुत डिफरेंट है। जिन 2 बच्चियों को हमने रेस्क्यू करा था, वो दोनों जीबी रोड पर रहती थी हमेशा से ही, कोठे में ही रही हैं। उनका कमरा, बाथरूम, जो कोठे का बाथरूम था उसमें सीढ़ी थी, और सीढ़ी के ऊपर एक छोटा सा कमरा था, उसमें वो दोनों रहती थी। तो जब कोई बाथरूम में आंटी जाती थी तो वो पहले बोलती थी ओए नीचे मत आइयो, तो वो ऊपर ही रहती थी फिर, और खिड़की से बाहर देखती थी कि आंटी जब बाहर जाएंगी तब मैं नीचे जाऊंगी। तो उसने बचपन ऐसे ही देखा है पूरा अपना, जब तक वो 9-10 साल की थी। वो हमारे पास कटकथा में आने लगी। आई कैसे जीबी रोड? उसकी मम्मी इस प्रोफेशन में ही, मतलब उसकी मम्मी का एक खानदानी धंधा था। सो हमारे यहाँ पे एक बेड़िया कम्युनिटी करके कम्युनिटी है जो कि राजस्थान और एमपी के मध्य प्रदेश में। हाँ, तो वहाँ पे ये बेड़िया कम्युनिटी के लोग हैं, तो इनका तो वो धंधा ही यही है। मतलब वो बोलते हैं कि हमारी लड़कियाँ अपनी चॉइस से ही आती हैं, पर अब मैं जब इतने सालों से देख रही हूँ। नीमच बेल्ट you're talking about, बेड़िया is that? Which belt? नीमच एरिया जो मध्य प्रदेश में, रेशमपुरा और ग्वालियर, अच्छा, और ये सब जो एरिया है पूरा बॉर्डर साइड है ग्वालियर। हाँ बिल्कुल बॉर्डर पर ही, मतलब ग्वालियर और ये सब ठीक जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। तो वहां से आई थी उसकी मम्मी।